हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम एरिच फ्रॉम की पर्सनालिटी थ्योरी समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1900 से 1980 तक था और ये एक रिनाउंड साइको एनालिस्ट थे और एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था इनका साइकोलॉजी को लेके। और ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट भी थे जिनके आइडियाज ने साइकोलॉजी में बहुत सारे इंसाइट्स दिए। फ्रॉम जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कार्ल मार्क्स की थ्योरी से, उनकी राइटिंग से। उन्होंने एक पर्सनालिटी थ्योरी भी सजेस्ट की थी जो कि दो प्राइमरी नीड्स पे बेस्ड थी। पहला नीड फॉर फ्रीडम और दूसरा नीड फॉर बिलोंगिंग। ठीक है, उन्होंने जो पर्सनालिटी की थ्योरी दी थी वो दो प्राइमरी नीड्स पे बेस्ड थी, नीड फॉर फ्रीडम एंड नीड फॉर बिलोंगिंग। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो लोग होते हैं वो कुछ पर्सनालिटी स्टाइल्स या स्ट्रैटेजीज डेवलप कर लेते हैं जिससे कि वो एंजाइटी से डील कर पाए जब वो अकेले में हो। जब उनमें आइसोलेशन की फीलिंग्स आए तो उन एंशियस फीलिंग से डील करने के लिए लोग कुछ पर्सनालिटी स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। और इन करेक्टर्स टाइप्स में से इन्होंने चार सजेस्ट किए थे जो कि अनप्रोडक्टिव ओरिएंटेशन थे और एक सजेस्ट किया था जो कि प्रोडक्टिव ओरिएंटेशन था। फ्रॉम का मानना था कि जो करेक्टर है वो एक ऐसी चीज है जो कि दो चीजों से स्टेम करता है। एक तो जेनेटिक होता है, वो जेनेटिक इनहेरिटेंस हो गया, और दूसरा हम जो भी लाइफ टाइम में सीखते हैं, हमारे जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं हमारे करेक्टर के वो हेरिडिटरी होते हैं, और जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली वो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं घर पे, स्कूल में या सोसाइटी में, उससे स्टेम करते हैं। और ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। फ्रॉम जो है उनका ये भी मानना है कि जो करेक्टर है वो बहुत ज्यादा डीपली इनग्रेन्ड होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है चेंज करने के लिए। हाउ एवर अपनी टेंडेंसीज का अवेयर रहना और चेंज से कमिटेड रहना, यही एक चीज है जो हमें इंस्पायर करती है कि हम चेंज हो। जो डिफरेंट ट्रेड्स जो कि इमर्ज करती हैं, जो भी पांच करेक्टर टाइप फ्रॉम ने दिए थे उनसे, उनके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। हाउ एवर फ्रॉम ने बोला कि जो फर्स्ट फोर ओरिएंटेशंस हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं। फ्रॉम का ये भी मानना था कि जो लोग होते हैं वो मोर देन वन टाइप की करेक्टरिस्टिक पजेस कर सकते हैं, और जो पर्सनालिटीज हो सकती हैं वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस के कॉम्बिनेशन से भी बन सकती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला करेक्टर टाइप कौन सा दिया था उन्होंने? रिसेप्टिव। तो इसमें क्या होता है, ऐसे इन जिन जिन लोगों में ये करेक्टर होता है वो, उनको यूजुअली दूसरों से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो यूजुअली पैसिव होते हैं, नीडी होते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। उनको फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबसे सपोर्ट चाहिए होता है। बट ये उस सपोर्ट को रेसिप्रोकेट नहीं करते, लाइक ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते जब उनको जरूरत होती है। रिसेप्टिव टाइप में कॉन्फिडेंस भी कम होता है और वो डिसीजंस नहीं ले पाते। फिर दूसरा है एक्सप्लॉयटेटिव करेक्टर टाइप। ये जो होते हैं ये लोग, लाइक इनके लिए झूठ बोलना बहुत आसान होता है। इनको इनमें ज्यादा टेंडेंसी होती है कि ये झूठ बोलेंगे, चीट करेंगे या फिर दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे वो चीज अचीव करने के लिए जो इनको चाहिए। ये यूजुअली ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे जिनका सेल्फ एस्टीम लो है, और ये झूठ बोलेंगे कि ये किसी से प्यार करते हैं, वो भी किसी ऐसे इंसान को बोल देंगे जिसके थोड़ी सी भी केयर भी नहीं करते। ये काफी ज्यादा डिसेप्टिव लोग होते हैं और ये दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी पर्सनल नीड्स के लिए। फिर फोर्थ है होल्डिंग करेक्टर टाइप। इसमें बेसिकली इनसिक्योरिटी होती है इंसान को। बेसिकली उनको बहुत हर चीज से वो कनेक्ट हो जाता है, हर चीज से वो अटैच हो जाते हैं और वो उस चीज को छोड़ने को तैयार नहीं होते। फोर्थ है मार्केटिंग करेक्टर टाइप। इसमें बेसिकली वो बस ये देखते हैं कि उनको क्या मिल रहा है बदले में। तो वो बेसिकली किसी से इसलिए शादी कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है या सोशल स्टेटस है। तो
मार्केटिंग करेक्टर टाइप में ऐसे लोग होते हैं। फिर है प्रोडक्टिव करेक्टर टाइप। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स समझते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जी को प्रोडक्टिव वर्क में चैनलाइज करते हैं। इनको बिल्ड करना होता है, लव को नर्चर करना होता है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को दूसरे लोगों के साथ। और इन 5 करेक्टर टाइप्स में से फ्रॉम ने बोला कि जो प्रोडक्टिव टाइप है सिर्फ वही एक हेल्दी अप्रोच है एंजाइटी से डील करने का। बाकी जो है लाइक ये जो अप्रोच है प्रोडक्टिव करेक्टर टाइप का सिर्फ यही हेल्दी है। और ये बेसिकली नीड फॉर फ्रीडम और नीड टू बिलोंग इस कॉन्फ्लिक्ट से अराइज करता है। बाकी जो असेंशियल थीम है सारी फ्रॉम ने जो कुछ भी लिखा उसकी वो ये है कि एक इंसान बहुत ही लोनली और आइसोलेटेड फील करता है बिकॉज उसको सेपरेट कर दिया गया है नेचर से, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे लोगों से। ये जो कंडीशन होती है आइसोलेशन की, ये किसी भी और स्पीसीज में नहीं मिलती है एनिमल की। किसी भी लाइक और एनिमल की जो स्पीसीज है उनमें ये आइसोलेशन की कंडीशन नहीं मिलती। फ्रॉम की जो बुक थी एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, उन्होंने पॉस्टुलेट किया था कि जो ह्यूमन है उन्होंने ज्यादा फ्रीडम गेन करी है थ्रू आउट द एजेस। दे हैव ऑल्सो फेल्ट मोर अलोन। ऑल्दो उन्होंने फ्रीडम ज्यादा गेन करी है बट उनको अकेला भी बहुत उनको आइसोलेशन वाली फीलिंग्स भी सबसे ज्यादा रही है। फ्रीडम फ्रीडम उसके बाद एक नेगेटिव कंडीशन बन जाती है। एक पॉइंट पे आके फ्रीडम नेगेटिव कंडीशन बन जाती है फिर जिससे लोग भागना चाहते हैं। ट्रू डिलेमा क्या है कि इसको ओवरकम कैसे करना है, तो फ्रॉम ने 2 स्ट्रैटेजीज प्रपोज की। हेल्दी स्ट्रैटेजी यही है कि इंसान दूसरे लोगों से यूनाइट हो जाए प्यार के लिए और मिलजुल के काम करे। दूसरा अनहेल्दी स्ट्रैटेजी ये है कि फ्रीडम से एस्केप करने लगे। और एस्केप करने के 3 तरीके हैं। एक है अथॉरिटेरियनिज्म जिसमें 2 चीजें आती है, मेसोकिज्म या सेडिज्म। मेसोकिज्म इज बेसिकली कि आपको गिल्टी फीलिंग आ रही है तो आप खुद पे चाहते हो कि आपको कोई हर्ट करे। सेडिज्म आप दूसरों को दुखी देख के खुश हो रहे हो। तो ये हो गया मेसोकिज्म और सेडिज्म। दूसरा जो तरीका है एस्केप का वो है डिस्ट्रक्टिवनेस, बेसिकली सोशल एजेंट्स को इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर देना। जो जो भी दिखा रहा है, जो भी आपको हेल्पलेस फील करा रहा है या आइसोलेटेड फील करा रहा है। और लास्ट जो तरीका है एस्केप का वो है ऑटोमेटॉन कन्फर्मिटी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक फॉल्स सेल्फ को अडॉप्ट कर लेना, अडॉप्टिंग अ सूडो सेल्फ। ठीक है, दुनिया के सामने फेक बनने लगना। तो ये 3 तरीके हैं एस्केप करने के और ये तीनों ही अनहेल्दी वे में आते हैं। हेल्दी स्ट्रैटेजीज क्या है इसमें? हेल्दी स्ट्रैटेजीज के लिए क्या जरूरी है? सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है और इंडिविजुअलिटी होना जरूरी है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ को परस्यू करना चाहिए। फ्रॉम का मानना था कि फ्रीडम एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। इसलिए इंस्टेड ऑफ सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन या फिर मटेरियल परस्यूट्स पे डिपेंड रहना, इंडिविजुअल को डेवलप करना चाहिए अपना यूनिक टैलेंट, क्रिएटिविटी, पोटेंशियल। पॉजिटिव फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम से डील करना हेल्दी वे में। इंडिविजुअल्स को इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव फ्रीडम पे फोकस करना होगा कि वो कैसे इस फ्रीडम को यूज करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। फिफ्थ क्या है? जेन्युइन रिलेशनशिप। फ्रॉम का क्या मानना था कि जो लव और कंपैशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। इसलिए हेल्दी रिलेशनशिप्स रखनी चाहिए, दूसरों के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और लास्ट है क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी। फ्रॉम ने एडवोकेट किया था कि जॉय और सेटिस्फैक्शन ढूंढना वर्क में, और यही सब चीजें क्रिएटिव एक्सप्रेशन को लीड करती है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो है उससे हमें सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, हमें लगता है कि हम खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स है हेल्दी स्ट्रैटेजी की। ठीक है, कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़ जाना चाहिए, फ्रीडम को पॉजिटिव तरीके से यूज करना चाहिए, जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी चाहिए, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होना चाहिए।
फिर मीन्स ऑफ एस्केप क्या है? ये सिर्फ अनहेल्दी ऑप्शन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम अथॉरिटेरियनिज्म की बात करते हैं। तो बेसिकली ये वो एस्केप है जिसमें एक इंसान अपनी फ्रीडम को सरेंडर करता है, एक एक्सटर्नल फिगर को दे देता है। अपनी जो फ्रीडम है वो एक सिस्टम को या एक दूसरे इंसान के हाथ में रख देता है। जब इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है किसी चीज को लेके, तो वो बेसिकली एक लीडर ढूंढने लगते हैं जो उनके बिहाफ पे सारा डिसीजन ले। ये करके वो अपनी ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर किसी और को दे देते हैं, ये सोच के कि उनका जो लीडर है वो उनको डायरेक्ट करेगा, वो उनको सिक्योर फील करवाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे लोग अपने पार्टनर्स को बोल सकते हैं कि मेरे डिसीजंस तुम लो, उन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, या पेरेंट्स को, या फिर कोई रिलीजियस फिगर है। और सोसाइटल लेवल पे लोग जो है वो टोटलिटेरियन रिजाइम्स को एम्ब्रेस कर सकते हैं, जो कि बेसिकली ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो ध्यान रखेंगे तुम्हारा और प्रोटेक्ट करेंगे हर चीज से। तो ये आ गया अथॉरिटेरियनिज्म में। एक हो गया डिस्ट्रक्टिवनेस, मतलब इसमें क्या है बेसिकली उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देना जिस जो भी लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा पावर है। क्योंकि जो हमारी डिजायर है पावर के लिए, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हमें उन लोगों से छीन लेनी चाहिए जिन पे ये है। ठीक है, बिकॉज हम सबको पावर चाहिए, और फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें पावर में आना है तो हमें उनसे छीननी पड़ेगी। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इस डिस्ट्रक्शन को करने के लिए, जैसे कि एक ग्रुप बना लेना, फिर उन लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको बोलना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हेट करें, या फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आ गया इसमें। जैसे इंडिया में इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम होता है, तो इट्स लाइक कि हिंदूज को मुस्लिम के खिलाफ भड़काना, मुस्लिम्स को हिंदू के खिलाफ भड़काना, या फिर अब पेट्रियोटिज्म भी हो सकता है जब टेररिज्म वगैरह पे चीजें आती है। बाकी हमारे जो एक्शंस होते हैं वो यूजुअली एंटी सोशल होते हैं, क्रूअल होते हैं, मिसगाइडेड होते हैं। हम उनको रैशनलाइज करते हैं। ये कैसे, जब हमें आता है एक सेंस आता है कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कुछ ड्यूटी है, या फिर जब बात आती है कंट्री की तो पेट्रियोटिज्म। तो डिस्ट्रक्टिवनेस दूसरा तरीका था, और अगेन ये बहुत अनहेल्दी ऑप्शन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटॉन कंफर्मिटी। तो बेसिकली ये वो एस्केप मैकेनिज्म है जिसमें इंडिविजुअल सोसाइटल नॉर्म्स या वैल्यूज से कंफर्म करता है, उसको एग्जामिन करे बिना, मतलब लाइक ब्लाइंडली फॉलो करना जो भी रूल्स है सोसाइटी के, उसको अपने थॉट्स अपने बिलीव्स में कभी भी वो ऐसे जो लोग ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, ये कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, अपने थॉट्स या अपने बिलीव्स के बारे में। ये दूसरे लोगों से अपने बिलीव्स बनाते हैं, जो दूसरे सोचते हैं ये उन्हीं पे डिपेंड हो जाते हैं कि अच्छा ये सोच रहे हैं तो मैं भी यही सोचूंगा, यही ठीक होगा। और ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे सोसाइटी इनको रिजेक्ट ना करे, सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करे। बाकी ऑटोमेटॉन कंफर्मिटी प्रोवाइड करती है एक बिलोंगिंग और एक सिक्योरिटी के सेंस को। एक इंडिविजुअल अलाइन करता है खुद को लार्जर ग्रुप के साथ, बट इससे क्या होता है कि इंडिविजुअलिटी जो होती है, एक इंसान की जो यूनिकनेस होती है वो सप्रेस हो जाती है। और इंसान पर्सनल ग्रोथ में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, और वो खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो हमने तीन मीन्स पढ़े एस्केप के, अथॉरिटेरियनिज्म, डिस्ट्रक्टिवनेस और ऑटोमेटॉन कंफर्मिटी। अथॉरिटेरियनिज्म में हमें पढ़ा कि हमने किसी और को अथॉरिटी दे दी, डिस्ट्रक्टिवनेस में हमने पढ़ा कि हमने उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया जिन पे पावर थी, और ऑटोमेटॉन कंफर्मिटी जो लोग जो भी बोल रहे हैं उससे अग्री करना, कंफर्म करना। फिर आ जाता है एग्जिस्टेंशियल नीड्स, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं 5 बेसिक नीड्स। तो एनिमल नीड्स जो होती हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स, और ह्यूमन नीड्स जो होती हैं एक्सपेरियंशियल नीड्स। ठीक है, तो दो तरीके की नीड्स हैं। एक हो गई फिजियोलॉजिकल जिसको हम एनिमल नीड बोल रहे हैं, एक हो गई ह्यूमन नीड जिसको बोल रहे हैं एक्सपेरियंशियल नीड। जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक मैन के साइकी की, वो बेस्ड होनी चाहिए उस एनालिसिस पे जो कि हमें बताता है कि मेन की जो नीड है वो कहाँ से स्टेम कर रही है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो भी कंडीशंस हैं उससे स्टेम कर रही है।
ये कौन कौन सी 5 बेसिक नीड है? एक है नीड फॉर रिलेटेडनेस, जिसको हम प्रोडक्टिव लव भी बोल सकते हैं। दूसरी है नीड फॉर ट्रांसेंडेंस, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम अ क्रीचर टू अ क्रिएटिव पर्सन। थर्ड है नीड फॉर रूटेडनेस। फोर्थ है नीड फॉर आइडेंटिटी। फिफ्थ है नीड फॉर अ फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन। और लास्ट है नीड फॉर एक्साइटेशन एंड स्टिमुलेशन, जिसको बेसिकली 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सबसे नई वाली है। मेन जो है वो ऊपर की 5 है। तो हम एक बार पढ़ते हैं फ्रॉम की जो साइकोलॉजिकल नीड उन्होंने दी। तो रिलेटेडनेस बट ऑल्सो आइडेंटिटी, मतलब कि कनेक्शन की फीलिंग आनी चाहिए कि कोई हमारी केयर करता है, और हमें भी दूसरों की केयर करनी चाहिए, बट लेकिन ये जानते हुए कि हम यूनिक हैं। तो बेसिकली रिलेटेडनेस भी होनी चाहिए बट खुद की आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, दूसरों से रिलेट भी करे बट ये भी पता हो कि हम यूनिक हैं। ट्रांसेंडेंस बट ऑल्सो रूटेडनेस, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली अपने एनिमल नेचर से हम राइज करें, बट हम में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू कम्युनिटी भी होनी चाहिए, या फिर फैमिली। ठीक है, लाइक हम जो है हमें डेवलप करना है, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। फिर अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्रिएटिव वे में या डिस्ट्रक्टिव वे में। बट साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इसी सोसाइटी के इंसान हैं, हमें लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। और लास्ट है एक्साइटेशन बट ऑल्सो फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि इन्वायरमेंट को स्टिमुलेट करना, चेंज करना, बट साथ में ये भी कि इन वर्ड को एक कंसिस्टेंट व्यू से समझना और डिवोटेड रहना। ठीक है, लाइक ऑब्जेक्टिव वे में वर्ड को समझना। तो ये आ गया एक्साइटेशन बट ऑल्सो फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम एक बार ओरिएंटेशन ऑफ करेक्टर्स देख लेते हैं। ये 5 हम पढ़ चुके हैं ऑल्दो, पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है रिसेप्टिव। ऐसे लोग पैसिव होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उनको बाहर से ही सारी अच्छी चीजें मिलती हैं। ये प्यार ये चाहते हैं कि इनको प्यार मिले, बट ये प्यार करना नहीं चाहते। और ये फ्रॉइड के ओरल पैसिव से सिमिलर है। हम बोल सकते हैं ऑडलर के लर्न लीनिंग गेटिंग से सिमिलर है। और हॉर्नी के मूविंग टुवर्ड्स पर्सनालिटी वाले कंसेप्ट से सिमिलर है। ठीक है, तो भी हमने हॉर्नी का थ्योरी पढ़ी नहीं है, बट हम फ्रॉइड और ऑडलर की पढ़ चुके हैं। तो हॉर्नी की मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड। फिर है एक्सप्लॉयटेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव जो लोग होते हैं वो एग्रेसिव और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये फ्रॉइड के ओरल एग्रेसिव से सेम है, ऑडलर के रूलिंग डोमिनेंट से सेम है, और हॉर्निंग के मूविंग अगेंस्ट टाइप से सेम है। होल्डिंग में क्या है, ऐसे लोगों को चीजें एक्यूमुलेट करना पसंद है और ये हर चीज पे होल्ड ऑन करते हैं। फ्रॉइड इसको एनल रिटेंटिव टाइप बोलते थे। ऑडलर इसको कुछ एक्सटेंट तक अवॉइडिंग टाइप बोलते थे, और हॉर्नी मूविंग अवे टाइप। फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है कि खुद को बेसिकली बेचना और दूसरों को भी वैसे ही ट्रीट करना कि मुझे इससे क्या गेन मिल रहा है। और लास्ट है प्रोडक्टिव। बेसिकली इनर पोटेंशियल फुलफिल करना एक क्रिएटिव इंसान बनने के लिए। ये मैस्लो के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से सिमिलर है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। उसके बाद 1964 में फ्रॉम ने डिस्क्राइब किया था एक सिक्स्थ पेयर करेक्टर टाइप का, जिसको उसने बोला था नेक्रोफाइलिस, जिसको हम बायोफाइलिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक इंसान जो कि डेथ से अट्रैक्टेड है, अट्रैक्टेड टू डेथ। बायोफाइलिस मतलब जो कि प्यार से लाइफ के साथ प्यार में है। ठीक है, तो जो नेक्रोफाइलिस बायोफाइलिस है, इट्स लाइक कि ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्रोफाइलिस जिनको डेथ से प्यार है, नॉट प्यार है बट अट्रैक्टेड है, और बायोफाइलिस जो कि लाइफ के साथ प्यार में है, जो कि अपनी लाइफ को लव करते हैं। और इसी से कौन सा कंसेप्ट हमें मिला था, हैविंग वर्सेस बीइंग। और हैविंग वर्सेस बीइंग ओरिएंटेशन मिला था हमें लाइफ के टूवर्ड्स 1976 में। तो आई होप ये भी क्लियर है। फिर हम आगे
सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं केरन हॉर्नी के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आई होप कि फ्रॉम की जो भी थ्योरी थी वो आपको क्लियर है। आई होप कि जो भी नीड फॉर फ्रीडम और नीड फॉर बिलोंगिंग के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे ये सारी चीजें अराइज हुई है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने जो करेक्टर टाइप्स पढ़े, रिसेप्टिव, एक्सप्लॉयटेटिव, होल्डिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्टिव, ये सब आपको समझ में आ गए। उसके बाद हेल्दी स्ट्रैटेजीज समझ आ गई। अनहेल्दी अनहेल्दी जिसमें मीन्स ऑफ एस्केप में हमने 3 चीजें पढ़ी, ये समझ में आ गया। और ये जो एग्जिस्टेंशियल नीड्स या बेसिक नीड्स थी ये समझ में आई, और ये नीड्स को बेसिकली कैसे फ्रॉम ने रिलेट किया नीड फॉर बिलोंगिंगनेस और नीड फॉर फ्रीडम से, वो समझ में आ गया होगा। So yeah, that is it for today's video. I hope you guys understood this theory. If you have any doubt, please do ask in the comment section. And that is it for today's video. I will see you all in the next video.